हेलो फ्रेंड्स। हम अभी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में षष्ठम पुनर्मित संस्करण के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पार्ट 2 में क्या है, प्राकृतिक भाषा के पदों को कृत्रिम भाषा के पदों में बदलने की विधि के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें इन विधियों को निम्नलिखित अध्यायों में समझाया गया है। यह अध्याय इस प्रकार है। बुक नंबर अध्याय, बुक नंबर, मेन क्लास, कॉमन आइसोलेट, टाइम आइसोलेट, ग्राफिकल आइसोलेट, लैंग्वेज आइसोलेट एंड पेज रिलेशन। अब हम बुक नंबर के बारे में, केंथांग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण पद्धति के प्रश्न संख्या 2.3 पर गिनथांग को दिया गया है। गिनथांग को क्या दिया गया है? बुक नंबर को दिया गया है। किस पर दिया गया है? प्रश्न संख्या 2.3 पर। गिनथांग का परिसूत्र होता है, पक्ष परिसूत्र क्या होता है? LFYABXCCR। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पक्ष परिसूत्र है, इसमें 8 पक्ष हैं। 8 हैं। पक्ष है LFYABS और S और C एंड CR। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। LFYABS C और CR। मुख्य वर्ग मुख्य वर्ग क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण पद्धति के इस अध्याय में मुख्य वर्ग को दिया गया है। प्रत्येक मुख्य वर्ग के लिए प्रत्येक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो इस प्रकार है। यूनिवर्स ऑफ लैंग्वेज। यूनिवर्स ऑफ लैंग्वेज को 1 नंबर से दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस को 2 नंबर से दिया गया है। बुक साइंस को 3 नंबर से दिया गया है। जर्नलिज्म को 4 नंबर से दिया गया है। इसका क्या नंबर दिया गया है? जर्नलिज्म का मुख्य वर्ग नंबर क्या है? 4 है। जर्नलिज्म को A से भी डिफाइन किया गया है। मैथमेटिकल साइंस को AZ से, A कैपिटल
स्मॉल जेड से डिफाइन किया गया है। मैथमेटिक्स को कैपिटल बी से डिफाइन किया गया है। फिजिकल साइंस को कैपिटल वी और स्मॉल जेड से डिफाइन किया गया है। फिजिक्स को सी से और इंजीनियरिंग को डी से डिफाइन किया गया है। आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट फिजिक्स की तैयारी करते हैं, फिजिक्स लेते हैं, मीन्स वो इंजीनियरिंग के लिए भी तैयारी करते हैं। मीन्स फिजिक्स को सी से डिफाइन किया गया है और फिजिक्स के बाद इंजीनियरिंग का पक्ष लिया गया है, मुख्य वर्ग में इंजीनियरिंग लिया गया है, जिसको डी मुख्य वर्ग दिया गया है। केमिस्ट्री के लिए ई, टेक्नोलॉजी के लिए एफ, बायोलॉजी के लिए जी, जियोलॉजी के लिए एच, माइनिंग के लिए कैपिटल एच और स्मॉल एस, कैपिटल एच और कैपिटल एस लिया गया है। बॉटनी के लिए कैपिटल आई, एग्रीकल्चर के लिए जे, जूलॉजी के लिए के, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कैपिटल के और कैपिटल एक्स, मेडिसिन के लिए एल, कैपिटल एल, फार्माकोनोसी के लिए कैपिटल एल एंड कैपिटल एस, यूजफुल आर्ट्स के लिए कैपिटल एम, स्पिरिचुअल एस्पिरेंस एंड मेस्ट्रिज्म के लिए डेल का प्रयोग किया गया है। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए कैपिटल एम और स्मॉल जेड का प्रयोग किया गया है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए कैपिटल एम, कैपिटल जेड और कैपिटल ए का प्रयोग किया गया है। फाइन आर्ट्स के लिए कैपिटल एन का, लिटरेचर के लिए कैपिटल ओ, लैंग्विस्टिक के लिए कैपिटल पी, रिलीजियन के लिए क्यू, फिलोसफी के लिए आर, साइकोलॉजी के लिए एस, एजुकेशन के लिए टी, जियोग्राफी के लिए यू, हस्बेंड्री के लिए जियोग्राफी के लिए टू, जियोग्राफी के लिए यू, हिस्टोरी के लिए बी, पॉलिटिकल साइंस के लिए डब्ल्यू, इकोनॉमिक्स के लिए एक्स, सोशियोलॉजी के लिए वाई, सोशल वर्क के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स, और लॉ के लिए जेड का प्रयोग किया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला कैपिटल स्मॉल, तो उसका मतलब है कैपिटल लेटर का यूज करना है। ये सब मुख्य वर्ग डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा इसमें सामान्य एकलों को भी डिफाइन किया गया है। सामान्य एकल, काल एकल, भाषा एकल, दशा एकल, दशा रिलेशन होते हैं। अनुसूचियों की अनुक्रमिका दूसरा भाग है। पार्ट 2 का दूसरा भाग क्या है? पार्ट 2 का ये भाग 2 का दूसरा भाग है अनुसूचियों की अनुक्रमिका। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के भाग 2 का पृष्ठ संख्या 2.124 पर अनुसूचियों की अनुक्रमिका के प्रयोग संबंधी नियम तथा पृष्ठ संख्या 2.126 से 2.172 तक अनुसूचियों के में प्रयुक्त पदों की अनुक्रमिका दी गई है। पार्ट 3 क्या है?
पार्ट 3 में आद्य ग्रंथों तथा धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियाँ दी गई है। शेड्यूल ऑफ क्लासिक्स एंड स्केट बुक। इस अध्याय में भारतीय धर्म ग्रंथों, दर्शनशास्त्र, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, भारतीय भाषा इत्यादि से बने वर्गों के बारे में दिया गया है। वर्गों के वर्गांक के बारे में वर्गांक को दिया गया है। मूलभूत श्रेणियाँ। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था चतुर्थ संस्करण में 5 मूलभूत श्रेणियों को डिफाइन किया गया है। वहाँ चतुर्थ संस्करण में वर्गीकरण का आधार 5 मूलभूत श्रेणियों को बनाया गया है। डॉक्टर सर्वनाथन ने कहा है कि किसी विषय के एक से अधिक पहलू या आयाम हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं। किसी विषय के एक से अधिक पहलू या आयाम हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं। रंगनाथन ने इस अवधारणा को ही वर्गीकरण पद्धति का आधार बनाया है। रंगनाथन ने इस अवधारणा को ही वर्गीकरण पद्धति का आधार बनाया है। फ्रेंड्स, 5 मूलभूत श्रेणियाँ रंगनाथन ने प्रतिपादित की थी। वो है व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, देश, काल। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पर्सनैलिटी को पी से डिफाइन किया गया है, पी से बताया गया है। पदार्थ पक्ष को एम से, ऊर्जा पक्ष को ई से, देश पक्ष को एस से और काल पक्ष को टी से डिफाइन किया गया है, बताया गया है। व्यक्तित्व पक्ष के लिए कोमा योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पदार्थ पक्ष के लिए सेमी कोलोन, ऊर्जा पक्ष के लिए कोलोन, देश पक्ष के लिए डॉट और काल पक्ष के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में 5 मूलभूत श्रेणियों को हम इस प्रकार किस प्रकार सकते हैं। शुरू में लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बीसी से। बीसी मीन्स बेसिक क्लास। फिर हम पदार्थ के व्यक्तित्व पक्ष को लिखते हैं। व्यक्तित्व पक्ष को हम सेमी कॉमा के से लिखते हैं। सेमी कोष्टक के से कोष्टक से हम डिफाइन करते हैं। कोष्टक के बीच में हम व्यक्तित्व पक्ष को पी से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम मैटर को एम से डिफाइन करते हैं। एम को भी हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। उसको हम सेमीकोलन के द्वारा व्यक्तित्व पक्ष से जोड़ देते हैं। फिर एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एनर्जी को भी हम कोष्टक में डिफाइन लिखते हैं ई से। ई को हम कोष्टक में लिखते हैं। उसको हम कोलन योजक चिन्ह द्वारा पदार्थ पक्ष से जोड़ देते हैं। फिर देश पक्ष को या स्पेस को हम एस से डिफाइन करके एस को हम कोष्टक के अंदर लिख के उसको हम डॉट के द्वारा
डॉट योजक चिन्ह के द्वारा एनर्जी पक्ष से जोड़ देते हैं और फिर हम टाइम या काल पक्ष को टी के द्वारा रिप्रेजेंट करके टी को कोष्टक अंदर के लिख के कोष्टक में लिखकर इन्वर्टेड कोमे की सहायता से स्पेस या देश पक्ष से जोड़ देते हैं। इस प्रकार इसको हम BCPMEST के रूप में डिफाइन करते हैं। बेसिक, क्लास, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। व्यक्तित्व पक्ष क्या होता है? व्यक्तित्व पक्ष J.A. मिल के अनुसार व्यक्तित्व पद का प्रयोग विषय के उन पक्षों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है जो उस विषय को उसका मूलभूत अथवा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। समझ में आया? व्यक्तित्व पद का प्रयोग विषय के उन पक्षों को उल्लेख करने के लिए किया जाता है जो उस विषय को उसका मूलभूत स्वरूप अथवा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। मूलभूत स्वरूप तो व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व श्रेणी की पहचान अवशेषी विधि मेथड ऑफ रेजिडेंसी के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्तित्व पक्ष की पहचान हम कैसे करते हैं फॉलोइंग क्लासिफिकेशन में। व्यक्तिगत पक्ष की पहचान हम अवशेषी विधि द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? अवशेषी विधि द्वारा करते हैं। काल श्रेणी, देश श्रेणी, ऊर्जा श्रेणी एवं पदार्थ श्रेणी की पहचान करने के बाद व्यक्तित्व श्रेणी की पहचान की जाती है। मतलब व्यक्तित्व श्रेणी की पहचान सबसे अंत में की जाती है। काल श्रेणी, देश श्रेणी, ऊर्जा श्रेणी, पदार्थ श्रेणी पहचान करने के बाद हम व्यक्तित्व पक्ष की पहचान करते हैं। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में हम व्यक्तिगत पक्ष के लिए योजक चिन्ह कोमा का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मुख्य वर्ग पुस्तकालय विज्ञान है। मुख्य वर्ग क्या है? पुस्तकालय विज्ञान में व्यक्तित्व श्रेणी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए किया जाता है। मुख्य वर्ग क्या? पुस्तकालय विज्ञान। पुस्तकालय विज्ञान में व्यक्तिगत श्रेणी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों को डिफाइन करने के लिए या विभिन्न पुस्तकालयों के लिए किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी साइंस को हम 2 से डिफाइन करते हैं, या लाइब्रेरी साइंस का मुख्य वर्ग क्या है? 2। लाइब्रेरी साइंस के बाद हम पब्लिक लाइब्रेरी को हम 22 से हम डिफाइन करते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी को हम 23 से, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को हम 234 से, मेडिकल लाइब्रेरी को हम 24 ब्रैकेट L से डिफाइन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुख्य वर्ग क्या है? लाइब्रेरी साइंस। उसका
मुख्य वर्ग क्या है? लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का कृत्रिम भाषा के रूप में हम 2 से डिफाइन किया गया है कॉलम क्लासिफिकेशन में। मुख्य वर्ग से पब्लिक लाइब्रेरी मुख्य वर्ग से हम विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी को डिफाइन करते हैं। कैसे? लाइब्रेरी साइंस के बाद पब्लिक लाइब्रेरी बनाया हमने। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए हमने मुख्य वर्ग क्या बनाया? मुख्य वर्ग तो लाइब्रेरी साइंस हो गया, इसका मुख्य वर्ग हो गया 2 हो गया। अब उसे हमने पब्लिक लाइब्रेरी बनाया। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए हमने क्या अंक लिया? कृत्रिम भाषा क्या ली? 22। एकेडमिक लाइब्रेरी 23, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 234। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर, एकेडमिक लाइब्रेरी के बाद में, या एकेडमिक लाइब्रेरी में ही यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आती है, तो 23 के बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए 4 अंक और जोड़ के 234 बनाया गया। मेडिकल लाइब्रेरी के लिए हम 24 ब्रैकेट एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड उदाहरण लेते हैं हम मैथमेटिक्स का। मुख्य वर्ग क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को भी डिफरेंट वर्ग में डिफाइन किया है। तो मैथमेटिक्स में एक वर्ग है एस्ट्रोलॉजी। प्रमाणिक वर्ग क्या है मैथमेटिक्स में? एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। एस्ट्रोनॉमी में व्यक्तित्व श्रेणी के रूप में ग्रहों और उपग्रहों को रखा गया है। एस्ट्रोनॉमी में क्या है? मुख्य मेन वर्ग तो हो गया, मेन क्लॉज तो हो गया, मुख्य वर्ग तो हो गया मैथमेटिक्स में प्रमाणिक वर्ग क्या है? एस्ट्रोनॉमी में व्यक्तित्व श्रेणी के रूप में विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों को रखा गया है, जिनका कृत्रिम भाषा में इस प्रकार निरूपण किया गया है। जैसे अर्थ को हम B91 से, कैपिटल B91 से रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्या है? मुख्य वर्ग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में प्रमाणिक वर्ग है एस्ट्रोलॉजी में व्यक्तित्व श्रेणी में क्या है? अर्थ। तो एस्ट्रोलॉजी से हमने अर्थ को बनाया। एस्ट्रोलॉजी के जो कृत्रिम अंक है उससे हमने अर्थ को बनाया। तो अर्थ का नंबर क्या हो गया? B91। मून का नंबर हो गया, मून का कृत्रिम भाषा में अंकन क्या हो जाएगा? B92। सन का B93 एंड स्काई का B9282। इस प्रकार फ्रेंड्स हम मुख्य वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व श्रेणी को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम पदार्थ श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे, मैटर कैटेगरी।
फ्रेंड्स, पदार्थ श्रेणी को हम 3 भागों में विभाजित किया है। पदार्थ श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पदार्थ द्रव्य, पदार्थ लक्षण और पदार्थ विधि। पदार्थ द्रव्य, पदार्थ लक्षण, पदार्थ विधि। अब हम ऊर्जा पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा पक्ष। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने द्विबिंदु प्रगति में ऊर्जा पक्ष का प्रयोग कार्यों, समस्याओं, गतिविधियों, प्रक्रियाओं तथा समस्याओं के समाधान के लिए किया है। ऊर्जा पक्ष का प्रयोग किसके लिए किया है? कार्यों, समस्याओं, गतिविधियों, प्रक्रियाओं और समस्याओं के समाधान के लिए किया है। ऊर्जा पक्ष के लिए योजक चिन्ह कोलन का प्रयोग किया गया है। ऊर्जा पक्ष के योजक चिन्ह क्या है? कोलन है। यह पक्ष हमेशा पदार्थ पक्ष के बाद आता है। पदार्थ पक्ष के बाद आता है। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण हम लेते हैं। मुख्य वर्ग पुस्तकालय विज्ञान में ऊर्जा पक्ष का प्रयोग पुस्तकालय में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। मुख्य वर्ग तो क्या है? लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान। पुस्तकालय विज्ञान में ऊर्जा पक्ष का प्रयोग पुस्तकालय में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी। डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए क्या नंबर आएगा? 22। पर्सनैलिटी क्या हो जाएगा? 22। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम 97 नंबर बनाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन को हम के लिए 97 नंबर दिया गया है कॉलम क्लासिफिकेशन में, और इसको हम कॉलम से जोड़ देंगे तो 23:97 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या कृत्रिम नाम इसका 22:97 हो जाएगा। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी साइंस का नंबर दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस को हम कृत्रिम भाषा में 2 नंबर से डिफाइन किया गया है। 2 नंबर से डिफाइन किया गया है। और क्लासिफिकेशन क्या है? उसका कार्य होगा। क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए कृत्रिम भाषा में क्या नंबर दिया गया है? कृत्रिम भाषा में क्या नंबर दिया गया है इसको? 51। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को हम 2:51 से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मुख्य वर्ग भी है, पर्सनैलिटी भी है। 2 क्या है? मुख्य वर्ग भी है, मेन क्लॉज भी है और पर्सनैलिटी भी है। मैटर इसमें नहीं है। एनर्जी पक्ष के रूप में क्लासिफिकेशन है। एनर्जी पक्ष के रूप में क्या है? क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के लिए
51, 51 कृत्रिम अंक दिया गया है कुलंक क्लासिफिकेशन में। तो 2:51 से हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी के लिए कुलंक क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग दिया गया है 2, मेन क्लास क्या है 2। पर्सनैलिटी भी इसका 2 ही रहेगा। पर्सनैलिटी कुछ है नहीं, मेन क्लॉज ये है, पर्सनैलिटी नहीं है इसमें, मैटर भी नहीं है। एनर्जी पक्ष दिया गया है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग क्या है? क्रियाकलाप, क्या कार्य है? लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी के लिए 2 आ जाएगा। पर्सनैलिटी इसमें नहीं दिया गया है, मैटर भी इसमें नहीं है, एनर्जी दिया गया है कैटलॉगिंग। एनर्जी में क्या डिफाइन करते हैं? क्रियाकलाप या कार्य। कार्य क्या है? कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग के लिए सीसी में 55 अंक डिफाइन किया गया है। तो इसका सीसी के रूप में, सीसी में कृत्रिम अंक क्या बनेगा सीसी से? 2:55। रेफरेंस सर्विस, फ्रेंड्स रेफरेंस सर्विस क्या होती है? जो लाइब्रेरी में दी जाती है, एक सर्विस होती है, वो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसमें लाइब्रेरी के लिए इसमें मेन वर्ग क्या आएगा? मुख्य वर्ग लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी को कॉलम क्लासिफिकेशन में 2 अंक से डिफाइन किया गया है, 2 अंक से डिफाइन किया गया है। तो मुख्य वर्ग तो जाएगा 2। पर्सनैलिटी इसमें नहीं है, मैटर पक्ष भी इसमें नहीं दिया गया है। रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस क्या है? उसका गतिविधि है। गतिविधि क्या है? रेफरेंस सर्विस, किसी को रेफरेंस सर्विस प्रदान करना एक वर्क है, इसका कार्य है। तो रेफरेंस सर्विस के लिए सीसी में 7 अंक डिफाइन किया गया है। तो इसका कुलंक क्लासिफिकेशन के अनुसार 2:7 कृत्रिम नाम आएगा। सर्कुलेशन सर्विस, सर्कुलेशन सर्विस लाइब्रेरी में प्रदान की जाती है। तो लाइब्रेरी में सर्विस प्रदान की जाती है। तो लाइब्रेरी का मुख्य वर्ग हो जाएगा 2। पर्सनैलिटी इसमें नहीं है, मैटर पक्ष इसमें नहीं है। सर्कुलेशन एक सर्विस, एक कार्य है, एक प्रक्रिया है जो लाइब्रेरी में अपनाई जाती है। इसके लिए 6 अंक डिफाइन किया गया है। तो 2:6 से हम इसको डिफाइन करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम जीव विज्ञान का। मुख्य वर्ग जीव विज्ञान में ऊर्जा पक्ष का प्रयोग जीवों की संरचना, शारीरिक क्रिया, रोग, विकास व वर्गीकरण इत्यादि के लिए किया जाता है। ऊर्जा पक्ष का उपयोग किया जाता है जीव विज्ञान में जीवों की संरचना, शारीरिक क्रिया, रोग, विकास, वर्गीकरण के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एनाटॉमी ऑफ लाइफ। एनाटॉमी ऑफ लाइफ को हम G1:2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जी क्या है? जीव विज्ञान।
जीव मुख्य वर्ग जीव विज्ञान है। इसका पर्सनैलिटी जीव है, जिसके लिए 1 नंबर दिया। मुख्य वर्ग के साथ पर्सनैलिटी को हम बिना किसी योजक चिन्ह से जोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो G1 लिखा गया है। एनाटॉमी एक प्रकार की संरचना जीव विज्ञान का एक पार्ट है, तो इसको हम 2 से डिफाइन किया गया है, तो इसका एक बार बन जाएगा G1:2। डिजीज ऑफ लाइफ, डिजीज ऑफ लाइफ ये भी जीव विज्ञान का एक पार्ट है, जीव का ही एक पार्ट है। जीव विज्ञान को कोलन क्लासिफिकेशन में जी से डिफाइन किया गया है, जी से डिफाइन किया गया है। लाइफ को 1 से डिफाइन किया गया है, तो इसका पर्सनैलिटी हो जाएगा 1। डिसीज को 4 नंबर से डिफाइन किया गया है, तो 4 को हम कोलन के साथ जोड़ दें, कोलन का यूज करके हम पर्सनैलिटी के साथ जोड़ देते हैं, तो G1:4 इसका एक कृत्रिम नाम बन जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान में क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ एक वर्गीकरण है, जीव का वर्गीकरण है। तो जीव विज्ञान के लिए जी, लाइफ के लिए 1 और क्लासिफिकेशन के लिए 11 अंक का प्रयोग किया गया है कोलन क्लासिफिकेशन में। तो इसका कृत्रिम अंक क्या बनेगा? G1:11, G1:11। अब हम देश श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। देश श्रेणी क्या होती है? देश श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। देश पक्ष का प्रयोग देश, स्थान अथवा जगत के रूप में किया जाता है। देश, स्थान अथवा जगत के रूप में किया जाता है। इस श्रेणी के लिए योजक चिन्ह क्या है? डॉट है। श्रेणी की योजक क्या है? डॉट है। भौगोलिक क्षेत्रों जैसे जलीय मैदान, पर्वतीय, महाद्वीपीय, दिशा, प्रदेश आदि के लिए इस पद्धति में स्थान एकल के रूप में पृष्ठ संख्या 2.8 2.8 पर सारणी में दिए गए हैं। मतलब जलीय मैदान, पर्वतीय, महाद्वीपीय, दिशा, प्रदेश आदि के लिए जो एकल है वह पृष्ठ संख्या 2.8 2.8 पर सारणी में दिए गए हैं। देश पक्ष का प्रयोग हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। कैसे? पब्लिक लाइब्रेरी इन राजस्थान, पब्लिक लाइब्रेरी इन राजस्थान। फ्रेंड्स, पब्लिक लाइब्रेरी इन राजस्थान, पब्लिक लाइब्रेरी एक अलग क्या हो गया? लाइब्रेरी का एक पार्ट हो गया। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए हम कृत्रिम अंक 22 लेते हैं। 22 दिया गया है। इसको हम राजस्थान के साथ जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? राजस्थान का अंक कैसे बनाएंगे हम? राजस्थान क्या है? इंडिया का पार्ट है। इंडिया के लिए
कूलम क्लासिफिकेशन में 44 अंक दिया गया है। 44 को हम और आइंस्टाइन के लिए 37 अंक दिया गया है। 44 को हम 37 के साथ कंटिन्यू लिखेंगे तो 400 या 4437 एक राजस्थान के लिए कूलम के क्लासिफिकेशन के अनुसार प्राकृतिक नाम बन जाएगा। इसको हम पब्लिक लाइब्रेरी के अंक के साथ जोड़ देंगे यो चिन्ह के द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम कालचयनी के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विबिंदु वर्ग पद्धति में कालचयनी की पहचान समय के रूप में की जाती है। कालचयनी की पहचान किसकी जाती है? समय के रूप में की जाती है। कालचयनी के रूप में भूत, वर्तमान, भविष्य, रात, दिन, ऋतु इत्यादि के वर्गांक पर संख्या 2.7 पर दिए गए हैं। देवचयनी के तो 2.8 पे दिए गए हैं और कालचयनी के 2.7 पे दिए गए हैं। पर संख्या 2.7 पे दिए गए हैं। देवचयनी किसमें दिए गए हैं? 2.8 पर संख्या पे, और कालचयनी के 2.7 पर संख्या पे दिए गए हैं। इस पक्ष का प्रयोग हमेशा देवचयनी के बाद किया जाता है। देवचयनी के बाद किया जाता है। उदाहरण के लिए पब्लिक लाइब्रेरी इज इंडिया इन 1998। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इन 1998। इसका कृत्रिम अंक क्या बनेगा? इसका T4, 4437, N98। फ्रेंड्स, अब हम आवर्तन और स्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर रघुनाथन ने द्विबिंदु पद्धति में 5 आधारभूत श्रेणियों को बनाया है। द्विबिंदु पद्धति में आधार क्या बनाया? 5 मूलभूत श्रेणियों को बनाया है। द्विबिंदु पद्धति में वर्गीकरण का आधार 5 मूलभूत श्रेणियों को बनाया गया है। वर्गीकरण को गहनता प्रदान करने के उद्देश्य से इन 5 मूलभूत श्रेणियों के आधार व स्तरों का भी प्रयोग किया गया है। वर्गीकरण को आधार स्तरों का प्रयोग क्यों किया गया है? वर्गीकरण को गहनता प्रदान करने के लिए। वर्गीकरण को गहनता प्रदान करने के लिए। आवर्तन क्या है? डॉक्टर रघुनाथन के अनुसार यदि पक्ष या श्रेणियां का प्रयोग किसी वर्गांक में एक से अधिक बार होता है, पक्ष या श्रेणियों का प्रयोग किसी वर्गांक में एक से अधिक बार होता है तो उस श्रेणी का आवर्तन कहा जाता है। उस श्रेणी का आवर्तन कहा जाता है। इनके अनुसार क्या है? व्यक्ति, पदार्थ और ऊर्जा श्रेणी के ही आवर्तन होते हैं। काल और देश श्रेणी के आवर्तन नहीं होते। काल और देश श्रेणी के आवर्तन नहीं होते। व्यक्तित्व श्रेणी के 3 आवर्तन होते हैं, P1, P2 या 1P, 2P एंड 3P। इस प्रकार पदार्थ श्रेणी या मैटर के भी 3 आवर्तन होते हैं, 1M, 2M और 3M। एनर्जी श्रेणी के भी 3 आवर्तन होते हैं, 1E,
2E और 3E। फ्रेंड्स, आवर्तन को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।